हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा, शक्ति एवं संकट। चलो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा बोलचाल में अक्सर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। जैसे एक किसान अपने खेतों में खरपतवार नष्ट कर रहा हो तो हम कहेंगे कि वह कठिन कार्य कर रहा है। एक महिला कुएं से अपने घर तक पानी लाती है तो वह कार्य करती है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उसे दूर से पानी लाना पड़ता है। यदि वह ऐसा करती है तो हम कहेंगे कि वह अधिक ऊर्जावान है। इस प्रकार ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। जब कार्य के साथ गति का भी उल्लेख हो तो शक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। शक्ति सामान्यतः चाल से संबंधित है। जैसे कराटे के खेल में शक्तिशाली घूंसा या पंच मारने के लिए उसकी गति को बढ़ाना पड़ता है। भौतिकी में इन पदों को अधिक यथार्थपूर्वक परिभाषित किया गया है। इस अध्याय में हम इन राशियों के भौतिक अर्थ, इनके निरूपण एवं इनकी परिभाषाओं में सहसंबंध का अध्ययन करेंगे। यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु को बल की दिशा में किसी निश्चित दूरी तक विस्थापित करता है तो हम कहते हैं कि कार्य किया गया है। अचर बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। माना किसी पिंड पर क्षैतिज से थीटा कोण पर एक अचर बल लगाने पर पिंड की दूरी s तक विस्थापित होती है। वह बल माना कि F वेक्टर हो तो उसको दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। पहला F कोस थीटा जो कि पिंड के विस्थापन की दिशा में है। दूसरा F साइन थीटा जो कि पिंड के विस्थापन के लंबवत दिशा में है। यहाँ कोई ब्लॉक है जिसको विस्थापित यहाँ तक किया गया है। इस पर लगने वाला बल की दिशा से थीटा कोण बनाता हुआ F वेक्टर है जिसको दो घटकों में वियोजित किया गया है। आप जानते हैं कि एक है F कोस थीटा, दूसरा F साइन थीटा। विस्थापन की दिशा में F कोस थीटा होता है। चूँकि F कोस थीटा विस्थापन की दिशा में होता है अतः पिंड को दूरी s तक विस्थापित करने में किया गया कार्य W बराबर F कोस थीटा इंटू s या Fs कोस थीटा है। अर्थात W बराबर F डॉट s। इस प्रकार बल द्वारा किया गया कार्य विस्थापन बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी पिंड पर एक साथ बल F1, F2 और F3 ऐसे ही Fn तक आरोपित हो तो वह स्थिति यदि पिंड की स्थिति R1 वेक्टर से R2 वेक्टर तक विस्थापित होती है तब हम कहेंगे कि किया गया कार्य W बराबर सभी बलों का सदिश योग का गुणनफल अदिश गुणनफल विस्थापन के साथ हो तो किया गया कार्य प्राप्त होता है। कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क डन। धनात्मक कार्य, यदि बल अथवा उसका घटक विस्थापन के समांतर हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। या फिर दूसरी भाषा में कहें तो बल लगाए गए बल तथा विस्थापन के मध्य कोण थीटा यदि 0 डिग्री के बराबर या 0 डिग्री से बड़ा हो तथा 90 डिग्री से छोटा हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। धनात्मक कार्य दर्शाता है कि बाह्य बल पिंड की गति का समर्थन कर रहा है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा क्योंकि यहाँ पर लगाए गए बल तथा विस्थापन की दिशा एक ही है। जब किसी लॉन रोलर को हत्थे के अनुदिश क्षैतिज से न्यून कोण पर बल लगाकर
खींचा जाता है तो आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। यहाँ पर लोन रोलर को खींचने में किया गया कार्य धनात्मक इसलिए होता है चूँकि हमने पढ़ा है कि बल तथा विस्थापन के मध्य कोण न्यूनतम होता है, यह न्यून कोण होता है। अतः किया गया कार्य यहाँ पर धनात्मक होगा। जब किसी स्प्रिंग को खींचा जाता है तो बाह्य बल अर्थात खिंचाव बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, क्योंकि बल तथा विस्थापन के मध्य कोण न्यून कोण होता है या फिर 0 डिग्री होता है। अधिकतम किया गया कार्य कैसे ज्ञात किए जाएं? तो जहाँ पर यदि कोस थीटा का मान अधिकतम हो, अधिकतम कितना 1 होता है, तो किया गया कार्य भी अधिकतम होगा अर्थात थीटा का मान 0 डिग्री हो। अर्थात बल व विस्थापन के मध्य कोण 0 हो तो बल द्वारा किया गया कार्य अधिकतम होगा। हम कार्य की प्रकृति को पढ़ रहे थे और प्रकृति में अब है ऋणात्मक कार्य। यदि बल तथा उसका घटक विस्थापन के विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, या फिर कहें तो बल तथा विस्थापन के मध्य कोण थीटा जो कि 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा या बराबर हो तो किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक कार्य ये दर्शाता है कि बाह्य बल पिंड की गति का विरोध कर रहा है, शून्य कार्य। निम्न 3 स्थितियों में किया गया कार्य शून्य होगा अर्थात W बराबर F(s) cos थीटा बराबर 0 होगा। यदि आरोपित बल तथा विस्थापन के लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होगा, बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। उदाहरण हम देखें तो जब एक कुली अपने सिर पर सामान रखकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर चलता है तो उसके द्वारा गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। दूसरा उदाहरण है कि जब कोई कण वर्ताकार मार्ग पर गति करता है तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। तीसरा उदाहरण है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो बाह्य बल F वेक्टर बराबर Q V क्रॉस B सदैव गति की दिशा के लंबवत होता है। अतः इस प्रकार इस बल द्वारा किया गया कार्य सदैव शून्य होगा। यदि बल लगाने पर भी विस्थापन शून्य हो अर्थात S बराबर 0 हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। इसके उदाहरण देखें तो पहला उदाहरण है जब एक मनुष्य किसी दीवार पर या भारी पिंड को बल लगाकर विस्थापित करने का प्रयास करे परंतु पिंड विस्थापित ना हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। दूसरा उदाहरण है कि एक भार उत्तोलक भार को पृथ्वी तल से उठाने में जो कार्य करता है परंतु ऊपर पकड़ कर रखने में कोई कार्य नहीं माना जाएगा, ये कोई कार्य नहीं होता। तीसरी स्थिति शून्य कार्य की है कि यदि पिंड पर लगने वाला बल शून्य हो अर्थात F बराबर 0 हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। उदाहरण है कि किसी विलगित पिंड की अंतरिक्ष में गति में किया गया कार्य शून्य होगा। वहाँ पर विस्थापन तो होगा लेकिन अंतरिक्ष में कोई बल कार्य नहीं कर रहा होगा तो किया गया कार्य शून्य होगा। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। हमने ये देखा कि यदि बल कांस्टेंट हो तो किया गया कार्य W बराबर F डॉट S कोस थीटा होता है, लेकिन
बल परिवर्तित होता रहे तो किया गया कार्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। आओ देखते हैं कि यदि स्थिति के साथ किसी बल का परिमाण या दिशा बदलती हो तो कार्य करने में बल भी बदलता हो तो बल द्वारा अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन के लिए किया गया कार्य इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। जैसे किसी वस्तु A को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, लेकिन सूक्ष्म विस्थापन के लिए ds के लिए किया गया कार्य ज्ञात करें, जहाँ पर छोटे समय अंतराल में बल को एक निश्चित या औसत मान लें F, तो किया गया कार्य dW बराबर F डॉट ds वेक्टर होगा। अब जो हमने चित्र देखा था उस चित्र के अनुसार बिंदु A से B तक विस्थापन के लिए किया गया कार्य, कुल कार्य W बराबर A से B तक ले जाने में किया गया कार्य F वेक्टर का ds के सापेक्ष समाकलन होगा, वो भी डॉट प्रोडक्ट से। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट को हटाने के लिए cos थीटा का प्रयोग किया जाता है। अब F cos थीटा तथा ds cos थीटा को समकोणिक घटकों में तोड़ने पर समकोणिक घटकों के पदों में F वेक्टर को ज्ञात करें तो F cos थीटा F x i कैप प्लस F y j कैप प्लस F z k कैप होगा तथा ds वेक्टर dx i कैप dx dy j कैप dz k कैप है। पुनः इन्हीं का मान समीकरण में रखने पर W बराबर बल का ds की सापेक्ष समाकलन करने पर डॉट प्रोडक्ट के द्वारा A से B तक किया गया कार्य A से B तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर F x dx, जहाँ स्थिति x A से x B तक है, प्लस y A से y B तक ले जाने में किया गया कार्य प्लस z A से z B तक ले जाने में किया गया कार्य, तीनों का कुल योग कुल कार्य के बराबर होता है और ये कार्य समाकलन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। समाकलन को हम आगे पढ़ेंगे। कार्य के मात्रक एवं विमीय सूत्र, डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ वर्क। विमीय सूत्र देखें तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, जहां बल की विमा mlt-2 होता है तथा विस्थापन की विमा L होती है। दोनों का गुणनफल करने पर ml2t-2 होता है, अतः कार्य की विमा ml2t-2 है। मात्रक, कार्य के मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निरपेक्ष मात्रक, दूसरा गुरुत्वीय मात्रक। निरपेक्ष मात्रक, निरपेक्ष मात्रक देखें तो SI पद्धति में जूल है, लेकिन गुरुत्वीय मात्रक देखें तो गुरुत्वीय मात्रक गुरुत्वीय बल अर्थात भार को प्रदर्शित करते हुए ज्ञात किया जाता है या भार के रूप में ज्ञात किया जाता है। निरपेक्ष मात्रक SI पद्धति में जूल है और जूल किसके बराबर होता है कि यदि एक न्यूटन बल द्वारा किसी पिंड को अपनी दिशा में 1 मीटर तक विस्थापित करे तो उसके द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होता है। हम सिद्ध करते हैं इस बात को, चूँकि W बराबर F डॉट S से 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर अर्थात 1 जूल प्राप्त होता है, लेकिन गुरुत्वीय मात्रक जो कि भार के रूप में है उसे ज्ञात करें तो 1 किलोग्राम भार मीटर गुरुत्वीय मात्रक है SI पद्धति में। अतः ये 1 किलोग्राम भार मीटर कार्य कितना होता है तो 1 किलोग्राम भार का बल किसी पिंड को अपनी दिशा में 1 मीटर तक विस्थापित करे तो उसके द्वारा किया गया कार्य 1 किलोग्राम भार मीटर होता है। हम इसे प्रूव करते हैं
कि W बराबर F डॉट S से 1 किलोग्राम भार मीटर बराबर 1 किलोग्राम भार इंटू 1 मीटर। चूँकि 1 किलोग्राम भार का बल कितना होता है तो 9.81 न्यूटन इंटू 1 मीटर, अर्थात 1 किलोग्राम भार मीटर 9.81 जूल के बराबर होता है। और इसी प्रकार CGS पद्धति में निरपेक्ष मात्रक अर्ग हो जाएगा तथा गुरुत्वीय मात्रक CGS पद्धति में ग्राम भार सेंटीमीटर हो जाएगा। अब परिवर्ती बल द्वारा कार्य की गणना हम बल विस्थापन ग्राफ द्वारा भी कार्य की गणना कर सकते हैं। वर्क डन कैलकुलेशन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। माना किसी पिंड जिसकी प्रारंभिक स्थिति xi हो पर एक परिवर्ती बल जिसका परिमाण लगातार बदल रहा है वो बल लगाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पिंड की स्थिति xf पर पहुंच जाती है। किए गए कार्य की गणना करनी है। हमारे पास कंडीशन क्या है कि बल विस्थापन ग्राफ में कोई परिवर्ती बल लगाया जाता है जिससे वस्तु की स्थिति xi से xf पर पहुंच जाती है, तो कार्य की गणना करनी है। किया गया कार्य बल विस्थापन ग्राफ में हम जानते हैं कि किया गया कार्य घिरे हुए क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्षेत्रफल को किस प्रकार ज्ञात किया जाए तो माना x दूरी पर dx विस्थापन अल्प विस्थापन लेते हैं जिस प्रकार परिवर्ती बल में लेते थे, तथा वहाँ पर एवरेज बल छोटे से विस्थापन सूक्ष्म विस्थापन dx के लिए बल को कांस्टेंट मानते हुए f वेक्टर लेते हैं और इसका समाकलन करते हुए छोटी छोटी ऐसे dx विस्थापनों का योग xi से xf तक योग कर दिया जाए तो कुल किए गया कार्य प्राप्त होगा या कुल घिरा हुआ क्षेत्रफल प्राप्त होगा। आओ देखते हैं कैसे। माना सूक्ष्म अंतराल dx जो कि x से x प्लस dx दूरी पर है dx, अर्थात सूक्ष्म विस्थापन dx के लिए परिवर्ती बल का औसत मान f है हमने माना, तो बल द्वारा किया गया कार्य dx की चौड़ाई की पट्टी का अर्थात छायांकित भाग के क्षेत्रफल के तुल्य होगा। पिंड को x इनिशियल से x फाइनल तक विस्थापित करने में किया गया संपूर्ण कार्य इस प्रकार सूक्ष्म पट्टिकाओं के क्षेत्रफलों का योग होगा। अतः सूक्ष्म पट्टिका dw या dx विस्थापन का में किया गया कार्य ये क्षेत्रफल dw बराबर f dx हो अर्थात किया गया कुल कार्य dw x इनिशियल से x फाइनल तक होगा, जहाँ dw बराबर f dx है। और इस पट्टिका का ही हम क्या करते हैं समाकलन द्वारा कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। w बराबर x इनिशियल से x फाइनल dx चौड़ाई वाली सूक्ष्म पट्टिका का क्षेत्रफल, अतः w बराबर x इनिशियल व x फाइनल के मध्य ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्रफल, अर्थात बल विस्थापन वक्र व विस्थापन अक्ष के मध्य घिरा क्षेत्रफल उचित बीजगणितीय चिन्हों सहित बल द्वारा किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है। संरक्षी तथा असंरक्षी क्षेत्र में किया गया कार्य वर्क डन इन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। संरक्षी क्षेत्र में बल द्वारा किया गया कार्य बल का रेखीय समाकलन होता है। संरक्षी क्षेत्र क्या होता है कि वह बल क्षेत्र जहाँ पर किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, संरक्षी बल क्षेत्र कहलाता है। बल का रेखीय समाकलन किया गया कार्य होता है।
किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य ग्राफ पर निर्भर नहीं करता है या मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात किया गया कार्य ए से बी तक किसी वस्तु को F बल लगाकर ले जाया जाता है। वह मार्ग चाहे 1 से ले जाया जाए, 2 से ले जाया जाए, चाहे 3 से ले जाया जाए, तीनों में किया गया कार्य बराबर होता है। या फिर रेखा समाकलन के रूप में भी हम मार्ग 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए बताएं तो भी किया गया कार्य बराबर होता है। यदि मार्ग पे ही संरक्षी बल क्षेत्र में किया गया कार्य मार्ग पर ही निर्भर नहीं करता तो वापस यदि ए से बी तक ले जाया जाए और बी से ए तक वापस लाया जाए तो किया गया कार्य शून्य होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि बंद लूप में किया गया कार्य या बंद पथ में किया गया कार्य किसी भी बल द्वारा, किसी भी परिमाण के बल द्वारा किया गया कार्य शून्य प्राप्त होता है। अतः WAB अर्थात ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य तथा WBA दोनों का योग 0 होता है। या फिर रेखा समाकलन यानी मार्ग का कुल बल के साथ समाकलन करें जो 0 प्राप्त होता है। संरक्षी बल। निम्न प्रकार के बल संरक्षी बल कहलाते हैं। उदाहरण स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रत्यास्थ बल, चुंबकीय बल आदि सभी केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं। संरक्षी बल के उदाहरण में किए गए कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता। उदाहरण देखें। संरक्षी बल अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन किया गया कार्य देखें तो यहाँ मार्ग 1 है, मार्ग 2, मार्ग 3, 4, चारों मार्ग में ए से बी तक सीधा ले जाया जाए या फिर किसी कोण पर विस्थापित करते हुए ले जाया जाए या फिर कुछ भागों के रूप में h ऊंचाई तक ले जाया जाए या फिर किसी अन्य क्षेत्र के द्वारा ए से बी तक ले जाया जाए। जहां विस्थापन बल के अधीन ज्ञात करें तो h ऊंचाई है तो किया गया कार्य चारों मार्गों में बराबर होता है। अतः गुरुत्वाकर्षण बल भी एक संरक्षी बल क्षेत्र है। किया गया कार्य मार्गों पर निर्भर नहीं करता, अतः गुरुत्वीय बल भी एक संरक्षी बल है। असंरक्षी बल या असंरक्षी बल क्षेत्र में किया गया कार्य यदि बल द्वारा अथवा बल के विरुद्ध किसी पिंड को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक ले जाने में किया गया कार्य प्रथम व द्वितीय स्थिति के मध्य अनुसरित मार्ग पर भी निर्भर करे तो बल असंरक्षी बल कहलाता है। असंरक्षी बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य कभी शून्य नहीं होता है क्योंकि पथ तो दुगना हो जाता है। उदाहरण देखिए। घर्षण बल, शयन बल, वायु प्रतिरोध बल आदि ये सभी असंरक्षी बल के उदाहरण हैं। यदि कोई पिंड किसी खुरदरे तल पर ए से बी स्थिति तक गति करता है, यदि कोई पिंड ए से बी स्थिति तक खुरदरे तल पर गति करता है तो घर्षण बल द्वारा घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ए व बी के मार्ग की लंबाई पर निर्भर करेगा, न कि सिर्फ स्थिति ए व बी की स्थिति पर। अतः WAB बराबर μmgs यह घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है। यदि पुनः पिंड को प्रारंभिक स्थिति ए तक लाया जाए तो घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है जो पिंड की गति का विरोध करेगा। अर्थात पूर्ण चक्कर में घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। किसी वस्तु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य घर्षण बल के विरुद्ध WBA μmgs तथा
WAB μmgs होता है। चूँकि जाते समय भी घर्षण लगेगा और आते समय भी घर्षण लगेगा, अतः घर्षण बल के विरुद्ध कार्य दोनों मार्गों पर करना पड़ेगा। अतः कुल बल ज्ञात करें तो WAB प्लस WBA बराबर μmgs प्लस μmgs टू μmgs है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि घर्षण बल एक असंरक्षी बल है। निर्देश फ्रेम पर कार्य की निर्भरता। वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश फ्रेम जड़त्वीय का परिवर्तन करने पर बल अपरिवर्तित रहता है, जबकि विस्थापन परिवर्तित होता है। अर्थात विभिन्न निर्देश फ्रेमों में बल द्वारा किया गया कार्य भिन्न भिन्न होगा। अब निर्देश फ्रेम पर निर्भर कैसे करता है कि यह कोई कुली है जो कि सामान को सीढ़ी चढ़ कर के h ऊंचाई तक ले जाता है। अतः यहाँ से हम दूर खड़े हुए देखें तो वास्तव में ये h ऊंचाई तक सामान को लेके गया है और किया गया कार्य mgh है। लेकिन यदि इसी के थ्रू नापें तो इससे दूरी, सामान की दूरी पहले भी उतनी थी और अब भी उतनी है। अतः किया गया कार्य फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र पर भी निर्भर करता है या फिर देखने वाले पर भी निर्भर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले पार्ट में हम इसी के आगे ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे।